यह कहानी केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें रोमांटिक और संवेदनशील दृश्य शामिल हैं। कृपया विवेक से देखें। सावन का महीना था और प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से कस्बे रामपुर खुर्द में बारिश ने पूरे इलाके को भिगो रखा था। विक्रम सिंह उम्र 28 साल सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर नई पोस्टिंग पाकर यहाँ आया था। उसका काम था पुरानी नहरों का सर्वे करना, उन्हें मानसून से पहले ठीक करवाना ताकि आसपास के खेतों में पानी सही तरीके से पहुंच सके। विक्रम शहर का लड़का था, लखनऊ में पला बढ़ा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहीं से की थी। गांव देहात का माहौल उसके लिए नया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे यह सुकून भरा लगता था। शाम को जब बिजली चली जाती तो वह अपने सरकारी क्वार्टर की बालकनी में बैठकर बारिश की बूंदों को गिरते देखता रहता। 19 जुलाई की शाम थी। विक्रम अपने सहायक राम सजीवन के साथ कस्बे से 3 किलोमीटर दूर एक पुरानी नहर की मरम्मत का काम देखने गया था। नहर के किनारे एक पुराना आम का बाग था। गांव वाले उसे मल्लिकाइन का बाग कहते थे। बाग के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिस पर सालों से किसी ने ढक्कन नहीं लगाया था। काई जमी ईंटें, टूटी हुई जगत और चारों तरफ घनी झाड़ियां। देखने में ही वह जगह उपेक्षित और सुनसान लगती थी। राम सजीवन ने काम के बीच ही चेताया था, साहब ये बाग में ज्यादा देर मत रुकिएगा, शाम ढलने यहाँ कोई नहीं आता। विक्रम ने हंसते हुए पूछा था, क्यों भाई, कोई डर है क्या इस जगह से? राम सजीवन ने जवाब नहीं दिया था, बस अपना काम जल्दी निपटाकर लौटने की जल्दी में लग गया था। विक्रम ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। गांवों में ऐसी बातें आम थीं। हर पुराने पेड़ और कुएं से जुड़ी कोई न कोई कहानी होती ही है। काम पूरा होते होते शाम के 6:30 बज गए थे। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। राम सजीवन साइकिल लेकर पहले निकल गया, यह कहकर कि उसे घर जल्दी पहुंचना है। विक्रम अकेला रह गया, अपनी नोटबुक में आखिरी नाप दर्ज करते हुए। तभी उसे लगा कि कहीं से किसी की पायल की आवाज आ रही है, बहुत धीमी, बहुत मीठी, जैसे कोई दूर से चलकर आ रहा हो। विक्रम ने सिर उठाकर देखा। बाग के दूसरे छोर पर धुंधलके में एक स्त्री खड़ी थी। उसने सफेद रंग की सिल्क जैसी साड़ी पहन रखी थी, जिसके पल्लू पर हल्की चांदी की कढ़ाई बारिश की हल्की रोशनी में चमक रही थी। उसके बाल खुले थे, घुटनों तक लंबे, और उनमें कहीं कहीं मोगरे के फूल गूंथे हुए थे। उसकी आंखें बड़ी थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो विक्रम ने पहले कभी किसी आंख में नहीं देखी थी। विक्रम कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसने सोचा शायद कोई गांव की औरत रास्ता भटक गई होगी। उसने आवाज दी, कौन है आप? इतनी देर शाम को यहाँ अकेली? स्त्री मुस्कुराई और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने सितार के तार धीरे से छेड़े हों। मैं तो यहीं की हूँ, उसने कहा। तुम ही परदेसी हो जो इस बाग में भटक आए। विक्रम के पास जाने की कोई वजह नहीं थी, फिर भी उसके पैर खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसे उस स्त्री के चेहरे की बनावट साफ दिखने लगी। गोरा रंग, तीखी नाक और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान जो न पूरी तरह हंसी थी न पूरी तरह उदासी। आपका नाम? विक्रम ने पूछा। नाम में क्या रखा है? उसने जवाब दिया। तुम चाहो तो मुझे रति कह लो। यही नाम मेरी माँ ने रखा था बरसों पहले। विक्रम को यह बातचीत अजीब लगी, मगर उसमें एक खिंचाव भी था, जैसे कोई पुरानी भूली हुई कविता अचानक याद आ जाए। उसने पूछा, इस बाग में अकेली क्यों खड़ी हैं रति जी? बारिश हो रही है। रति ने आसमान की तरफ देखा, जहां से बूंदें अब तेजी से गिर रही थीं, मगर अजीब बात यह थी कि उसके कपड़े या बाल भीग नहीं रहे थे। बारिश मुझे छूती नहीं, उसने कहा, और ये बाग मेरा अपना घर है। मैं यहाँ बरसों से इंतजार कर रही हूँ। किसका इंतजार? रति ने उसकी आंखों में सीधे देखा और धीरे से, जैसे कोई शेर पढ़ रही हो, बोली, किसी ऐसे का जो मेरी तन्हाई को समझे, जो रात के सन्नाटे में मेरी आवाज सुने, जो मेरी आंखों में डूबकर भी डरे नहीं। बस कोई ऐसा जो मेरा हो जाए। विक्रम को उसकी बातों में कुछ अजीब सा सम्मोहन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे समय वहीं ठहर गया हो। न बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी, न दूर कहीं भौंकते कुत्तों की, बस रति की आवाज और उसकी आंखों की वो अजीब चमक। आप बहुत खूबसूरत हैं, विक्रम ने अनजाने में कह दिया। रति मुस्कुराई और इस बार उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो विक्रम की रीढ़ में हल्की सिहरन भर गया, मगर उस वक्त उसने इसे सिर्फ ठंडी हवा का असर समझा। तुम भी कम नहीं हो परदेसी, उसने कहा। तुम्हारी आंखों में वही बेचैनी है जो बरसों पहले एक और शख्स की आंखों में थी। कौन शख्स? रति का चेहरा अचानक गंभीर हो गया, मानो किसी पुराने दर्द ने उसे घेर लिया हो। वह कहानी फिर कभी। उसने कहा, आज रात बहुत हो गई, तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। विक्रम ने घड़ी देखी, 7:30 बज चुके थे। उसे एहसास हुआ कि वह कब से यहाँ खड़ा था।
उसे खुद नहीं पता चला। आप कहाँ रहती हैं? मैं छोड़ दूं? रति हल्का सा हंसी। मेरा घर यहीं है, बाग के उस पार। तुम चिंता मत करो, बस कल फिर आओगे? विक्रम ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। फिर वह मुड़ा अपनी मोटरसाइकिल की तरफ, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रति वहां नहीं थी। बाग खाली था, सिर्फ बारिश की आवाज और हवा में मोगरे की हल्की खुशबू बाकी रह गई थी। रास्ते भर विक्रम के चैन में रति का चेहरा घूमता रहा। उसके घर पहुंचने तक रात के 8 बज चुके थे। उसने खाना खाया, मगर उसका मन कहीं और ही उलझा रहा। रात को जब वह सोने लगा तो उसे फिर वही पायल की हल्की आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा हो। उसने उठकर खिड़की खोली, मगर बाहर सिर्फ बारिश थी और दूर कहीं एक कुत्ता लगातार भौंक रहा था, ऐसे जैसे किसी अनजान चीज को देखकर डर गया हो। विक्रम वापस लेट गया, मगर नींद नहीं आई। उसके कानों में बार बार रति की वो पंक्तियां गूंजती रहीं, किसी ऐसे का जो मेरी तन्हाई को समझे। उसे लगा जैसे वो शब्द उसके दिल के किसी कोने में बस गए हों। अगली सुबह जब विक्रम दफ्तर पहुंचा तो उसने राम सजीवन से पूछा, वो बाग के पास कोई औरत रहती है क्या? नाम है रति। राम सजीवन का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। उसने चाय का कप मेज पर रख दिया, हाथ हल्के कांप रहे थे। साहब, उसने धीमी आवाज में कहा, ऊ बाग में कोई नहीं रहता, बरसों से कोई नहीं रहता। मगर मैंने कल शाम उससे बात की, विक्रम ने जोर देकर कहा। वह वहीं खड़ी थी बाग में। राम सजीवन ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन तो नहीं रहा। फिर बोला, साहब, गांव के बुजुर्ग कहते हैं वो बाग में बरसों पहले एक हवेली थी। मल्लिकाएं रहती थीं वहां, बहुत सुंदर थीं, मगर उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उनकी शादी की रात ही कुछ हुआ था। उसके बाद से वो हवेली खंडहर हो गई और कुआं तो किसी ने आज तक साफ नहीं करवाया। विक्रम के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई, मगर साथ ही उसके मन में रति का चेहरा फिर उभर आया। वो आंखें, वो मुस्कान, वो शायराना अंदाज। डर से ज्यादा उसे एक खिंचाव महसूस हो रहा था, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। शाम होते होते काम खत्म करने के बाद विक्रम ने खुद को फिर उसी बागत की तरफ जाते पाया, जैसे कोई अनदेखी डोर उसे खींच रही हो। बाग में अंधेरा घिरने लगा था और हवा में फिर वही मोगरे की खुशबू तैरने लगी। बाग में अंधेरा घिरने लगा था और हवा में मोगरे की खुशबू और गहरी होती जा रही थी। विक्रम की मोटरसाइकिल नहर के किनारे खड़ी थी और वह पैदल ही उस पुराने आम के बाग की तरफ बढ़ रहा था, जहां कल शाम रति से उसकी मुलाकात हुई थी। बादल फिर घुमड़ आए थे, मगर इस बार बारिश नहीं हो रही थी। बस एक भारी, उमस भरी हवा चल रही थी, जो पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च निकाली और बाग के अंदर की तरफ बढ़ा। टूटी जगत वाला कुआं अब उसकी नजरों के सामने था, काई से ढका, अंधेरे में और भी डरावना दिखता हुआ। रति, उसने धीमी आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ झींगरों की आवाज और दूर कहीं किसी उल्लू की चीख सुनाई दी। विक्रम कुछ देर वहीं खड़ा रहा, अपने मन में चल रहे सवालों से जूझता हुआ। राम सजीवन की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। मल्लिकाइन, टूटी हवेली, अधूरी शादी, मगर साथ ही रति की वो आंखें, वो आवाज उसे बार बार उसी तरफ खींच रही थी, जैसे किसी पुरानी पहचान का एहसास हो। तभी उसे फिर वही पायल की आहट सुनाई दी, इस बार उसकी पीठ के पीछे से। वह तेजी से मुड़ा और रति वहां खड़ी थी, उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही रहस्यमयी जैसे कल थी, मगर आज उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, मानो वह विक्रम के आने का इंतजार कर रही थी। तुम आ गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं था कि तुम सच में लौटोगे। कैसे ना आता, विक्रम ने कहा, अपने ही शब्दों पर हैरान होते हुए। तुम्हारी बातें, तुम्हारा अंदाज, मैं रात भर सो नहीं पाया। रति धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में हल्के से लहरा रहा था और उसकी खुशबू, मोगरे और किसी पुरानी भूली हुई इत्र की मिली जुली महक विक्रम के चारों तरफ फैल गई। तुमने मेरे बारे में पूछताछ की, उसने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी शिकायत थी। अपने उस सहायक से। विक्रम चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता चल जाता है, रति ने कहा। इस बाग की हर हवा मुझसे बात करती है, हर पत्ता मुझे खबर देता है। फिर उसने अपनी निगाहें झुका ली और धीमी आवाज में बोली, लोग कहते हैं मैं मर चुकी हूं, मगर मौत भी मुझे पूरी तरह ले न सकी। मेरी सांसें रुक गईं, मगर इंतजार नहीं रुका। शायद इसी इंतजार ने मुझे यहाँ बांध रखा है। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे डर लगना चाहिए था, मगर उसके सीने में जो एहसास उमड़ रहा था वह डर नहीं था, वह एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई बहुत पुरानी, बहुत गहरी चाहत अचानक जाग उठी हो। तुम्हारी कहानी क्या है रति? उसने पूछा। सच में क्या हुआ था तुम्हारे साथ? रति की आंखों में अचानक नमी तैर आई। उसने कुएं की तरफ देखा, जैसे वहां कोई पुरानी याद कैद हो।
मेरी शादी तय हुई थी, उसने कहना शुरू किया। बरसों पहले इसी गांव के जमींदार के बेटे से। मैं उससे प्यार नहीं करती थी, मगर जमाने का दस्तूर निभाना जरूरी था। शादी की रात मेरे दिल में किसी और का नाम था, एक नौजवान जो हमारी हवेली में काम करता था। मैं उससे चुपके चुपके मिला करती थी, इसी बाग में, इसी कुएं के पास। विक्रम चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें रति के चेहरे पर टिकी हुई थीं। जब यह बात मेरे ससुराल वालों को पता चली, रति ने आगे कहा, उसकी आवाज कांप रही थी, तो उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। शादी की रात ही उन्होंने मुझे इसी कुएं में ढकेल दिया और मेरे प्रेमी को उन्होंने इसी बाग के पेड़ से लटका दिया। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। यह तो बहुत भयानक है, उसने धीरे से कहा। भयानक तो था, रति ने कहा। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, ठंडी और गहरी। मगर मौत ने मुझे आजाद नहीं किया। मेरी आत्मा यहीं रह गई, इस बाग में, इस कुएं के इर्द गिर्द। और तब से मैं इंतजार कर रही हूँ किसी ऐसे का जो मेरे प्रेमी की जगह ले सके। विक्रम को यह सुनकर हल्की सी सिहरन हुई, मगर रति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियों की ठंडक उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। डरो मत, रति ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो बस तुम्हारे साथ की भूखी हूँ। बरसों के सन्नाटे के बाद तुम्हारी आवाज मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाती है। रति ने धीरे से उसके करीब आकर कहा। तुम्हारी आंखों में डूबकर लगता है जैसे सदियों का सफर मिल गया हो। चांद भी शर्माए तुम्हारी मौजूदगी से। इस रात को तुमसे ही पहचान मिल गई हो। विक्रम का सिर हल्का घूमने लगा, जैसे किसी नशे में हो। उसे रति की बातें, उसकी निगाहें, उसका स्पर्श, सब कुछ असली लगने लगा था, मानो कोई पुराना सपना हकीकत बन गया हो। उसने रति का हाथ कसकर थाम लिया। मैं रोज आऊंगा, उसने कहा, तुमसे मिलने। रति की आंखों में संतोष की चमक उभरी। वादा, वादा, विक्रम ने कहा। तभी दूर कहीं किसी गांव के मंदिर से घंटियों की आवाज आने लगी। रात के 9 बजने का संकेत। रति का चेहरा अचानक तनावग्रस्त हो गया। तुम्हें जाना होगा, उसने जल्दी से कहा, रात ज्यादा होने से पहले, मगर कल फिर आना। विक्रम ने सिर हिलाया, मगर जाने का उसका मन बिल्कुल नहीं था। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, रति ने उसे आखिरी बार आवाज दी। विक्रम, वह रुक गया। हाँ, मेरे लिए कुछ लाओगे? कोई निशानी जो साबित करे कि तुम सच में मेरे हो? विक्रम ने बिना सोचे कहा, जरूर। क्या चाहिए तुम्हें? रति मुस्कुराई, मगर इस बार उसकी मुस्कान में कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो विक्रम की समझ से परे था। वह मैं तुम्हें कल बताऊंगी, उसने कहा, और अगले ही पल वह अंधेरे में घुलकर गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। विक्रम अकेला खड़ा रह गया। बाग की सुनसान खामोशी में उसके दिल में एक अजीब सी हलचल लिए हुए। वह धीरे धीरे अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा, मगर उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे किसी गहरे नशे में डूबा हो। रास्ते भर उसके जहन में रति की बातें गूंजती रहीं। उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। उसके अंदर कुछ ऐसा जाग उठा है जो पहले कभी नहीं था। घर पहुंचते पहुंचते रात के 9:30 बज चुके थे। उसने खाना भी नहीं खाया, सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। नींद में भी उसे रति की आंखें दिखती रहीं, उसकी आवाज कानों में गूंजती रही। मगर रात के किसी पहर उसे एक अजीब सा सपना आया। एक काला गहरा कुआं जिसके अंदर से कोई उसे बुला रहा था, उसका नाम लेकर। आवाज रति की थी, मगर उसमें अब वह मिठास नहीं थी। एक भूख थी, एक ठंडी गहरी भूख जो सदियों से अतृप्त थी। विक्रम हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। खिड़की के बाहर देखा तो रात अभी गहरी थी और दूर बाग की दिशा से उसे फिर वही हल्की पायल की आवाज सुनाई दी, जैसे रति वहीं खड़ी हो, उसका इंतजार करती हुई। सुबह जब विक्रम की नींद खुली तो उसका सिर भारी था, मानो रात भर किसी गहरे कुएं में डूबता उतरता रहा हो। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और चेहरे का रंग भी कुछ उड़ा उड़ा सा लग रहा था। उसने इसे नींद पूरी न होने का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया। दफ्तर पहुंचने पर राम सजीवन ने उसे गौर से देखा। साहब, तबीयत ठीक है ना? चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। ठीक हूँ, विक्रम ने टालते हुए कहा, मगर उसकी आवाज में पहले जैसी ताजगी नहीं थी। दिन भर काम में विक्रम का मन नहीं लगा। हर थोड़ी देर बाद उसकी नजरें घड़ी की तरफ चली जाती और उसके जहन में बार बार रति की वो आखिरी बात गूंजती, मेरे लिए कोई निशानी लाओगे? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगेगी, मगर एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर घर कर गई थी, जैसे उस सवाल का जवाब देना उसके लिए बहुत जरूरी हो गया हो। शाम होते ही बिना किसी देरी के विक्रम फिर उसी बाग की तरफ निकल पड़ा। आज आसमान साफ था, मगर बाग के अंदर घुसते ही वही उमस भरी हवा, वही मोगरे की महक उसे घेर लेती। रति वहीं खड़ी थी, कुएं के पास, उसी सफेद साड़ी में, जैसे समय उसके लिए कभी आगे बढ़ता ही ना हो। तुम आ गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा,
मगर आज उसकी मुस्कान में एक अजीब सी बेसब्री थी। रति, विक्रम ने पास जाते हुए कहा, तुमने कल कहा था कोई निशानी चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? मैं ले आऊंगा। रति की आंखें चमक उठी। उसने धीरे से विक्रम के करीब आकर उसके कान में फुसफुसाया, मुझे तुम्हारे हाथ की एक चीज चाहिए विक्रम, तुम्हारी माँ की दी हुई कोई चीज, कुछ ऐसा जो तुमसे जुड़ा हो, जो तुम्हारी पहचान हो। विक्रम के मन में एक पल के लिए संकोच उठा। उसकी माँ ने उसे एक चांदी की अंगूठी दी थी जो उसके दादाजी की निशानी थी। विक्रम उसे हमेशा अपनी जेब में रखता था, किस्मत के लिए। मगर रति की आंखों में देखकर उसका सारा संकोच पिघल गया। मेरे पास एक अंगूठी है, उसने कहा, मेरे दादाजी की निशानी, कल लेकर आऊंगा। रति की आंखों में एक चमक कौंधी जो खुशी से ज्यादा किसी और भाव की लग रही थी। मगर विक्रम उस वक्त इतना मोहित था कि उसे यह फर्क महसूस ही नहीं हुआ। तुम सच में मेरे हो जाओगे, रति ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी तृप्ति झलक रही थी। फिर उसने अपनी उंगलियां विक्रम के चेहरे पर फेरी और विक्रम को लगा जैसे उसकी पूरी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी हो गई हो। मगर उस ठंडक में भी एक नशा था जिससे वह खुद को अलग नहीं कर पा रहा था। रति, उसने पूछा, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो? मैं तो तुम्हें कुछ ही दिनों से जानता हूँ। रति की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने दूर कुएं की तरफ देखा। वक़्त का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तुम मेरी तरह सदियों से अकेली हो। उसने कहा, मेरे प्रेमी की आत्मा यहाँ नहीं रुकी विक्रम, वह आजाद हो गया, मगर मैं इस बाग में बंधी रह गई। हर साल, हर मानसून मैं किसी न किसी का इंतजार करती हूँ जो मेरे साथ की कमी पूरी कर सके। किसी न किसी का इंतजार? विक्रम के मन में पहली बार एक हल्का सा शक उठा। मतलब मुझसे पहले भी कोई आया था यहाँ? रति की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका जो डर जैसा था, मगर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। वह बात अब मायने नहीं रखती। उसने कहा, अब सिर्फ तुम हो विक्रम, सिर्फ तुम। विक्रम को उस वक्त इतना सुकून मिल रहा था कि वह आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मगर उस रात जब वह घर लौटा तो उसके मन में राम सजीवन की बातें फिर गूंजने लगीं। बरसों से कोई नहीं रहता, उसने सोचा, क्या राम सजीवन को इस बारे में और जानकारी होगी? अगली सुबह दफ्तर पहुंचकर विक्रम ने राम सजीवन से सीधे पूछा, राम सजीवन, क्या उस बाग में मुझसे पहले भी कोई गया था? कोई और आदमी जो वहां रति से मिलने जाता था? राम सजीवन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, साहब, आप अभी भी ऊब आगे जा रहे हैं। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखता रहा। राम सजीवन ने एक गहरी सांस ली। 3 साल पहले उसने कहना शुरू किया। गांव का एक नौजवान था, सूरज नाम का, बिजली विभाग में काम करता था। वो भी ऐसे ही उस बाग में जाने लगा था। लोग कहते थे उसे कोई औरत मिलती थी वहां, बहुत सुंदर। कुछ हफ्तों बाद सूरज गायब हो गया। उसकी लाश आज तक नहीं मिली। बस उसकी साइकिल मिली थी बाग के बाहर, और उसकी जेब में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, मैं उसी की हो रहा हूँ, हमेशा के लिए। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। और उससे पहले? राम सजीवन ने सिर झुका लिया। साहब, ये कहानी बहुत पुरानी है। हर कुछ साल में कोई न कोई नौजवान उस बाग की तरफ खींचा चला जाता है और फिर वापस नहीं आता। बूढ़े लोग कहते हैं मलिकाइन की आत्मा अब यक्षिणी बन चुकी है। उसे सिर्फ प्यार नहीं चाहिए साहब, उसे हर कुछ बरस में एक जान चाहिए, अपनी अधूरी जिंदगी का बदला लेने के लिए। विक्रम के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसके दिमाग में रति का चेहरा घूम गया। वो मुस्कान, वो आंखें, वो शायराना अंदाज जिसने उसे इतना मोहित कर रखा था। क्या यह सब सिर्फ एक जाल था? मुझे झूठ मत बोलो, उसने कांपती आवाज में कहा। अगर यह सच है तो मुझे बताओ, उस अंगूठी का क्या मतलब है जो उसने मुझसे मांगी है? राम सजीवन की आंखों में दहशत साफ झलक उठी। अंगूठी? उसने पूछा। साहब, वो कौनो निशानी मांगी है आपसे? हाँ, विक्रम ने कहा, मेरे दादाजी की चांदी की अंगूठी, कल देने वाला था। राम सजीवन की सांसें तेज हो गईं। उसने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। साहब, मत दीजिएगा वो चीज। बूढ़े लोग कहते हैं जब यक्षिणी किसी से उसकी कोई निजी चीज मांगती है, कोई ऐसी चीज जो उसके खून से, उसके परिवार से जुड़ी हो, तो वो उस चीज के जरिए उसकी आत्मा पर अपना हक जमा लेती है। एक बार वो चीज उसके हाथ में चली गई तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। विक्रम का सिर चकराने लगा। उसे एक तरफ रति की याद खींच रही थी, उसकी आवाज, उसका स्पर्श, उसकी शायरी, और दूसरी तरफ राम सजीवन की चेतावनी उसके दिल में दहशत भर रही थी। मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। उसकी आवाज में पहली बार सच्चा डर झलक रहा था। राम सजीवन ने एक पल सोचा, फिर बोला, साहब, अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो कम से कम वो अंगूठी मत दीजिएगा, और गले में कोई ताबीज या काला धागा बांध लीजिए। हमारे गांव के पंडित जी के पास मिल जाएगा।
शाम होते होते विक्रम का मन उलझनों से भरा हुआ था। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ वही अजीब खिंचाव जो उसे बार बार उस बाग की तरफ खींच रहा था। उसने जेब में हाथ डालकर अंगूठी को महसूस किया, ठंडी भारी, उसके दादाजी की निशानी। उसने तय किया कि वह आज फिर बाग जाएगा, मगर इस बार अंगूठी देने नहीं बल्कि सच जानने। जैसे ही वह बाग के करीब पहुंचा, आसमान में अचानक काले बादल घिर आए और हवा में एक अजीब सी सरसराहट फैल गई। दूर कहीं से उसे रत्ती की आवाज सुनाई दी, मगर आज उसमें वो मिठास नहीं थी। एक अजीब ठंडी पुकार थी जो सीधे उसकी रूह तक उतर रही थी। विक्रम, मेरी निशानी कहाँ है? विक्रम के पैर जमीन में जैसे जम गए। रथ की आवाज हवा में चारों तरफ से गूंज रही थी, मानो बाग का हर पेड़ हर पत्ता उसकी आवाज बन गया हो। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, अंगूठी को छुआ, मगर राम सजीवन की चेतावनी उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। रति, उसने कांपती आवाज में पुकारा। तुम कहाँ हो? अंधेरे में से रति का साया धीरे धीरे उभरा, मगर आज उसकी चाल में वह नजाकत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वह तेज कदमों से लगभग सरकते हुए विक्रम की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वह करीब आई, विक्रम ने देखा कि उसकी आंखें आज पहले से ज्यादा गहरी, ज्यादा काली लग रही थीं, जैसे उनमें कोई तल ही न हो। तुम लेट हो गए, रति ने कहा। उसकी आवाज में पहले जैसी मिठास की जगह अब एक धार थी। मैं इंतजार कर रही थी रति, विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा। मुझे सूरज के बारे में पता चला है, और उससे पहले भी कई लोगों के बारे में। रति एक पल के लिए ठिठक गई। उसके चेहरे पर एक परछाई सी गुजरी, मानो वह इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। फिर उसने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की, मगर वह मुस्कान अब डरावनी लग रही थी। वो सब बीती बातें हैं, रति ने कहा। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, मानो वह विक्रम को फिर से अपने सम्मोहन में लेना चाहती हो। तुम उन बातों में मत उलझो विक्रम, बस मेरे पास आओ, मुझे वो निशानी दो। नहीं, विक्रम ने पीछे हटते हुए कहा। मुझे जवाब चाहिए। सूरज का क्या हुआ था? तुमने उसे क्या किया? रति का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी त्वचा का गोरा रंग धीरे धीरे स्याह पड़ने लगा। उसके खुले बाल हवा में खुद ब खुद उड़ने लगे, मानो किसी अदृश्य तूफान में हो। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रह गई थी, उसमें एक गहरी, सदियों पुरानी पीड़ा और क्रोध घुला हुआ था। सूरज ने भी यही गलती की थी, उसने कहा। उसकी आवाज अब चारों तरफ से गूंज रही थी। उसने भी मुझसे सवाल पूछे, मेरी कहानी पर शक किया, और जब किसी ने मुझ पर शक किया तो मैंने उसे अपने पास हमेशा के लिए रख लिया। विक्रम का खून जम गया। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। उसने नीचे देखा, कुएं के पास की जमीन से पतली काली जड़ें जैसी कोई चीजें उभर आई थीं, और वे उसके पैरों के चारों तरफ लिपटने लगी थीं। रति रुको, उसने चीखते हुए कहा। मैंने तो कुछ नहीं किया। रति अब उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसका चेहरा आधा इंसानी, आधा कुछ और हो चुका था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं, और उसके मुंह से एक अजीब सड़ी हुई मिट्टी जैसी गंध आ रही थी जो उस मोगरे की खुशबू को निगल चुकी थी। तुमने वादा किया था, रति की आवाज अब फुसफुसाहट और गुर्राहट के बीच कहीं थी। तुमने कहा था तुम मेरे हो जाओगे। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं विक्रम। विक्रम की जेब में रखी अंगूठी अचानक भारी महसूस होने लगी, जैसे वह जलने लगी हो। उसी पल उसे राम सजीवन की एक और बात याद आई, पंडित जी का दिया हुआ काला धागा जो उसने हड़बड़ी में गले में बांध तो लिया था, मगर भूल चुका था कि वह उसके पास है। जैसे ही रति का हाथ उसकी तरफ बढ़ा, एक ठंडा, सख्त, लगभग हड्डी जैसा हाथ विक्रम के गले में बंधा काला धागा अचानक गर्म होने लगा। रति का हाथ बीच हवा में ही रुक गया, मानो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। उसके चेहरे पर पीड़ा और गुस्से का मिला जुला भाव उभरा। ये क्या है तुम्हारे पास? उसने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज अब बाग के हर कोने में गूंज रही थी। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं, मानो तूफान आ गया हो। विक्रम ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी पूरी ताकत से अपने पैर जमीन से खींचे। काली जड़ें टूटने लगीं और वह लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ भागा। रति की चीख अब इंसानी नहीं रह गई थी, वह एक भयानक कानफाड़ू गूंज बन चुकी थी जो पूरे बाग में गूंज रही थी। तुम भाग नहीं सकते, उसकी आवाज पीछे से आई। ये बाग तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। मैं तुम्हारा पीछा करूंगी, हर रात, हर सपने में, जब तक तुम वापस नहीं आते। विक्रम भागता रहा, बिना पीछे मुड़े झाड़ियों और कीचड़ से होते हुए, जब तक कि वह अपनी मोटरसाइकिल तक नहीं पहुंच गया। उसने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से कस्बे की तरफ भागा। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, मगर उसे पीछे से वहीं पायल की आवाज सुनाई देती रही, धीरे धीरे दूर होती हुई, मगर पूरी तरह गायब नहीं होती हुई। घर पहुंचकर विक्रम ने दरवाजा बंद किया।
सारी खिड़कियां बंद कीं और कोने में बैठकर कांपता रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना था। उसने गले के धागे को छुआ, वह अब भी हल्का गर्म था। रात भर वह सो नहीं पाया। हर थोड़ी देर बाद उसे लगता जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, कोई उसका नाम धीरे धीरे पुकार रहा है। सुबह होते होते उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा किसी मुर्दे जैसा पीला पड़ गया था। अगले दिन वह सीधे राम सजीवन के पास गया, उसे रात भर की पूरी बात बताई। राम सजीवन का चेहरा सुनते सुनते सफेद पड़ गया। साहब, उसने कांपती आवाज में कहा, अब बात सिर्फ डरने की नहीं रही। अगर वो यक्षिणी आपके पीछे पड़ गई है तो आपको गांव के पंडित जी के पास चलना होगा। अभी इसी वक्त उनके पास ही कोई रास्ता हो सकता है। दोनों तुरंत गांव के बूढ़े पंडित रामावतार के पास पहुंचे, जो गांव के बाहरी छोर पर एक पुराने शिव मंदिर में रहते थे। पंडित जी ने विक्रम की पूरी बात ध्यान से सुनी, उसकी आंखों में देखा और फिर एक लंबी गहरी सांस ली। बेटा, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, तुमने जिस आत्मा से नाता जोड़ा है वह अब सिर्फ भटकती आत्मा नहीं रही। वर्षों के क्रोध और प्रतिशोध ने उसे यक्षिणी बना दिया है, और जो धागा मैंने तुम्हें दिया था वह सिर्फ कुछ समय की सुरक्षा दे सकता है, स्थायी हल नहीं। तो क्या करूं मैं? विक्रम ने बेचैनी से पूछा। वह कहती है, मैं भाग नहीं सकता। पंडित जी ने कुछ देर आंखें बंद की, मानो कुछ याद कर रहे हों। फिर उन्होंने कहा, एक रास्ता है, मगर वह आसान नहीं। अमावस्या की रात, जब उसकी शक्ति सबसे ज्यादा होती है, तभी उसे शांत किया जा सकता है, उसी कुएं के पास जहां उसकी आत्मा बंधी है। मगर इसके लिए साहस चाहिए बेटा, बहुत साहस। विक्रम ने खिड़की से बाहर झांका। आसमान में बादल फिर गिरने लगे थे और दूर बाग की दिशा से उसे एक हल्की मगर साफ आवाज सुनाई दी, रति की आवाज, जो अब सिर्फ उसके कानों में नहीं, उसकी रूह में गूंज रही थी। अमावस्या कब है? उसने कांपती आवाज में पूछा। पंडित जी ने कैलेंडर की तरफ देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, 3 दिन बाद। 3 दिन का इंतजार विक्रम के लिए किसी सदी जैसा गुजरा। हर रात वही पायल की आवाज, वही फुसफुसाहट उसके सपनों में उतरती रही। विक्रम, मैं इंतजार कर रही हूँ। हर सुबह वह पसीने में तरबतर उठता, उसका चेहरा दिन ब दिन और पीला पड़ता जा रहा था। दफ्तर में राम सजीवन उसे देखकर हर बार चिंतित हो उठता, मगर विक्रम के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। अमावस्या की रात आखिरकार आ पहुंची। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, सिर्फ घने काले बादल और बीच बीच में बिजली की चमक। पंडित रामावतार ने विक्रम को पहले से तैयार कर रखा था। हाथ में एक तांबे का लोटा, उसमें गंगा जल और कुछ जड़ी बूटियां, गले में नया मोटा काला धागा और माथे पर भभूत का तिलक। याद रखना, पंडित जी ने आखिरी बार समझाया था, उसकी आंखों में मत देखना, उसकी बातों में मत बहना। बस यह जल कुएं में डालना और मंत्र पूरा होने तक हिलना मत, चाहे जो हो जाए। राम सजीवन साथ आने की जिद कर रहा था, मगर पंडित जी ने मना कर दिया था। यह राह सिर्फ विक्रम को अकेले तय करनी होगी, यही नियम है। रात के ठीक 12 बजे विक्रम अकेला उस बाग में दाखिल हुआ। आज बाग का माहौल पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, पेड़ों की टहनियां बिना हवा के भी हिल रही थीं और दूर कहीं से लगातार रोने जैसी आवाजें आ रही थीं। कुएं के पास पहुंचते ही अंधेरे से रति का साया उभरा, मगर आज उसका रूप पहले से बहुत अलग था। उसका चेहरा आधा सुंदर, आधा सड़ा गला, उसके बाल हवा में सांप की तरह लहरा रहे थे और उसकी आवाज अब इंसानी और दानवी के बीच कहीं अटकी हुई थी। तुम आ गए, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी और क्रोध दोनों घुले हुए थे। मुझे पता था तुम वापस आओगे। अब कोई धागा, कोई ताबीज तुम्हें नहीं बचा सकता। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने खुद को संभाला। उसने पंडित जी के सिखाए मंत्र मन ही मन दोहराने शुरू किए और धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ा। रति की चीख अचानक पूरे बाग में गूंज उठी। क्या कर रहे हो तुम? उसने गरजते हुए कहा। उसका रूप अब और भी भयानक होता जा रहा था। उसकी उंगलियां लंबी काली पंजों जैसी हो चुकी थीं। विक्रम ने कांपते हाथों से तांबे के लोटे का गंगा जल कुएं में उड़ेलना शुरू किया, मंत्र पूरी आवाज में दोहराते हुए। रति चीखती हुई उसकी तरफ झपटी, मगर जैसे ही वह करीब आई, उसके चारों तरफ एक अदृश्य घेरा सा बन गया, जिसने उसे रोक दिया। नहीं! रति की चीख अब दर्द और निराशा से भरी थी। मैं सदियों से यहाँ बंधी हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए, प्यार चाहिए, साथ चाहिए, और तुमने भी मुझे धोखा दिया। विक्रम ने मंत्र पूरा करते हुए कांपती मगर दृढ़ आवाज में कहा, रति, तुम्हें जिस मुक्ति की तलाश है वह किसी की जान लेने से नहीं मिलेगी। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है उस पार, तुम्हें बस जाने देना होगा। ये सुनते ही रति का भयानक रूप जैसे कांप उठा। उसकी आंखों में पहली बार आंसू जैसी कोई चीज चमकी।
उसकी चीखें धीरे धीरे एक दर्द भरी सिसकी में बदलने लगी। मैं बस प्यार चाहती थी। उसकी आवाज अब कमजोर पड़ने लगी थी। कोई मुझे अपना कह दे, बस इतना ही चाहती थी मैं। विक्रम ने आखिरी मंत्र पूरा किया और गंगा जल की आखिरी बूंद कुएं में गिरते ही पूरे बाग में एक तेज रोशनी फैल गई। रति का साया धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। उसका भयानक रूप फिर से उसी सुंदर स्त्री में बदल गया जो विक्रम से पहली बार मिली थी, मगर अब उसके चेहरे पर शांति थी, क्रोध नहीं। धन्यवाद विक्रम, उसकी आवाज अब बहुत दूर से आती हुई लगी। तुमने वो दिया जो कोई नहीं दे सका, मुक्ति। अगले ही पल एक तेज हवा का झोंका आया और रति का साया पूरी तरह गायब हो गया। बाग में अचानक एक गहरी खामोशी छा गई, मगर यह खामोशी डरावनी नहीं बल्कि शांत और हल्की महसूस हो रही थी। हवा में अब मोगरे की वो भारी घुटन भरी खुशबू नहीं थी, बल्कि बारिश के बाद की मिट्टी की सौंधी महक फैल चुकी थी। विक्रम वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, राहत के, डर के और न जाने किस अनकहे दर्द के। वह बहुत देर तक वहीं बैठा रहा जब तक पूरब में हल्की उजास नहीं फैलने लगी। अगली सुबह जब वह उस बाग में दोबारा गया तो वह पुराना कुआं अब सूखा और शांत पड़ा था। उसके आसपास की झाड़ियां मुरझा चुकी थीं, मानो वर्षों का बोझ एक रात में उतर गया हो। गांव वालों ने बाद में बताया कि उस रात के बाद से उस बाग की तरफ से कभी कोई अजीब आवाज या रोशनी नहीं देखी गई। विक्रम कुछ महीनों बाद अपनी पोस्टिंग पूरी करके वापस लखनऊ लौट गया, मगर रति की याद, उसकी शायरी, उसकी आंखों की वो चमक, ये सब उसके दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए बस गया। कभी कभी बरसात की रातों में जब हवा में मोगरे जैसी हल्की खुशबू तैरती है तो उसे लगता है मानो रति कहीं दूर से उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। आखिरकार आजाद, आखिरकार शांत। रामपुर खुर्द के बूढ़े आज भी अपने बच्चों को उस बाग की कहानी सुनाते हैं, एक यक्षिणी की कहानी जो प्यार की तलाश में सदियों तक भटकती रही और आखिरकार एक अजनबी की वजह से मुक्ति पा सकी। अगर तुम्हें भी ऐसी सच्ची रूह कंपा देने वाली कहानियां पसंद हैं तो डार्क लीजेंड के साथ बने रहो, क्योंकि हर अंधेरे के पीछे एक कहानी छिपी होती है और हम वही कहानियां तुम तक लाते रहेंगे। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि कोई भी नई कहानी तुमसे छूटे नहीं। वीडियो को लाइक करो ताकि ऐसी और रूह कंपा देने वाली कहानियां हम तक पहुंचाते रहें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना यह कहानी तुम्हें कैसी लगी। रति की कहानी ने तुम्हारे दिल पर कैसा असर छोड़ा? क्या तुम भी चाहते हो ऐसी ही कोई और सच्ची कहानी अपने ही शहर, अपने ही गांव से? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए डार्क लीजेंड को सब्सक्राइब करना मत भूलना।